क्या आप हर दिन बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हो रहा? क्या आपका दिमाग हर छोटे मोटे कामों में बंटा रहता है और आप अपने असली गोल से भटक जाते हैं? तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो आपको सिखाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीजों पर फोकस कैसे किया जाए। नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी उलझनों को सुलझाने वाला नक्शा है। इस बुक सामरी को 10 खंड में बांटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, भूमिका और पुस्तक की आवश्यकता। जीवन में सब कुछ करना जरूरी नहीं होता, बस वही करना जरूरी है जो वाकई मायने रखता है। आज के समय की विडंबना, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा संसाधन, जानकारी और तकनीक है, लेकिन फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा भ्रमित, थके हुए और व्यस्त हैं। हर सुबह हम अनगिनत नोटिफिकेशन, ईमेल, संदेश और टू डू लिस्ट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। हम लगातार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं, पर यह स्पष्ट नहीं होता कि वह लक्ष्य है क्या। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पुस्तक इसी उलझन को सुलझाने के लिए लिखी गई है। यह पुस्तक जीवन में अनावश्यक चीजों से हटकर केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाती है जो वास्तव में हमारे लिए अर्थ रखती हैं। लेखक की प्रेरणा। लेखक का दृष्टिकोण व्यक्तिगत अनुभवों और आधुनिक जीवन के तनावों पर आधारित है। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को बिजी रखने की आदत में इतना उलझा लिया कि वे यह भूल गए कि असल में उन्हें क्या करना है। वे कहते हैं, मैं इतना व्यस्त था कि मैं यह भी भूल गया कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जब रुका और पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि जो रास्ता मैं चल रहा था वह मेरा था ही नहीं। इसी एहसास ने उन्हें यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी, ताकि औरों को वह रास्ता न अपनाना पड़े जो केवल भीड़ के साथ चलने की आदत है। मायने रखने वाली चीजें का अर्थ। जब हम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स कहते हैं तो सवाल उठता है, मायने रखने वाली चीजें क्या है? इसका उत्तर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। किसी के लिए यह परिवार हो सकता है, किसी के लिए करियर, किसी के लिए आत्मविकास और किसी के लिए समाज सेवा। इस पुस्तक का उद्देश्य यह नहीं है कि वह बताए कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, बल्कि यह सिखाना है कि आप कैसे खुद तय करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप अपने निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर कैसे लें। आप एक ऐसा जीवन कैसे जिएं जो आपके मूल्य, लक्ष्य और इच्छाओं से मेल खाता हो। उत्पादकता बनाम प्राथमिकता। आधुनिक युग में प्रोडक्टिविटी एक फैशन बन चुका है। लोग घंटों काम करते हैं, लेकिन यह सोचने का समय नहीं निकालते कि जो वे कर रहे हैं क्या वह वाकई जरूरी है। हम कैलेंडर भर लेते हैं, लेकिन दिल खाली रह जाता है। हम काम कर लेते हैं, लेकिन संतोष नहीं मिलता। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं होती। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण भेद समझाते हैं। उत्पादकता का अर्थ यह नहीं कि आप कितना कुछ करते हैं, बल्कि यह है कि आप वही करते हैं जो महत्वपूर्ण है। सामाजिक दबाव और भ्रम। बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि उन्हें सब कुछ करना है। अच्छा करियर, अच्छा शरीर, खुशहाल परिवार, सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और साथ ही अंदरूनी शांति भी। यह मल्टीटास्किंग वाला जीवन अक्सर सतही हो जाता है। समाज लगातार हमसे कहता है, तुम और मेहनत करो, तुम्हें सब कुछ पाना है, तुम्हें हर किसी को खुश रखना है। पर लेखक यहां स्पष्ट करते हैं कि ऐसा करना न तो संभव है, न ही आवश्यक। हमें अपने जीवन का संपादक बनना होगा। जैसे एक लेखक खराब शब्दों को काटकर कहानी को सुंदर बनाता है, वैसे ही हमें भी अनावश्यक चीजों को काटना होगा। फोकस की कमी का मूल्य। आज का इंसान जितना जानकारी से जुड़ा है, उतना ही अधिक भ्रमित भी है। एक औसत व्यक्ति दिन में 100 से अधिक बार मोबाइल चेक करता है। ध्यान भंग करने वाले तत्व हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब हम फोकस खो देते हैं, हम अर्थहीन कामों में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हमारी रचनात्मकता घट जाती है। हम अपने लक्ष्य भूल जाते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि हम फिर से फोकस करना सीखें। यह पुस्तक किसके लिए है? यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन की स्पष्टता चाहते हैं, दिशा खो चुके हैं
हाँ कहते कहते थक चुके हैं। खुद को समय देना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो संतुलन, उद्देश्य और आनंद से भरा हो। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, माता पिता हों या रिटायर्ड। यदि आप जीवन में मायने रखने वाली चीजों को पहचानना और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए है। इस खंड से सीख: 1. हर व्यस्त इंसान उत्पादक नहीं होता। 2. समाज जो जरूरी बताता है वह हमेशा सही नहीं होता। 3. सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं। 4. फोकस कोई स्वाभाविक गुण नहीं बल्कि अभ्यास है। 5. एक स्पष्ट दिशा के बिना गति निरर्थक हो जाती है। खंड 2: मूल्य, वैल्यूज की पहचान। अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो दुनिया तुम्हें बता देगी कि तुम्हें क्या चाहिए। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य वे आंतरिक सिद्धांत या विश्वास हैं जिनके आधार पर हम यह तय करते हैं कि हमारे लिए सही या गलत क्या है, महत्वपूर्ण या तुच्छ क्या है। यह हमारे व्यवहार, निर्णय, संबंध और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका एक प्रमुख मूल्य ईमानदारी है, तो आप झूठ बोलकर सफलता पाने से बचेंगे। अगर स्वतंत्रता आपका मूल्य है, तो आप ऐसे कार्य या नौकरी पसंद करेंगे जिसमें निर्णय लेने की आजादी हो। मूल्य हमारे निर्णयों के दिशा सूचक होते हैं। जैसे कंपास दिशा बताता है, वैसे ही मूल्य यह बताते हैं कि हमें किस ओर जाना है। मूल्य बनाम लक्ष्य। अक्सर लोग लक्ष्य और मूल्य को एक जैसा समझते हैं, पर दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। लक्ष्य, गोल्स; मूल्य, वैल्यूज। परिणाम आधारित, प्रक्रिया आधारित बदले जा सकते हैं, स्थायी रहते हैं, एक बार पूरे हो सकते हैं, जीवन भर मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण: 5 किलो वजन घटाना। उदाहरण: स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। मूल्य आपको यह बताते हैं कि कैसे जीना है, जबकि लक्ष्य बताते हैं कि आपको क्या प्राप्त करना है। अपने व्यक्तिगत मूल्य कैसे पहचानें? पुस्तक में लेखक ने कई व्यावहारिक अभ्यास बताए हैं जिनसे आप अपने व्यक्तिगत मूल्य खोज सकते हैं। ए. रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन का अभ्यास। 1. वो पल याद करें जब आप सबसे अधिक संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उस समय आपने क्या किया? उस कार्य में कौन से मूल्य झलक रहे थे? 2. आप किन बातों से क्रोधित या आहत होते हैं? अक्सर हम जिन बातों से दुखी होते हैं वे हमारे मूल्यों के उल्लंघन से जुड़ी होती हैं। 3. आप किन लोगों की प्रशंसा करते हैं? उनके कौन से गुण आपको प्रभावित करते हैं? संभव है वे आपके मूल्यों को दर्शाते हों। बी. मूल्य सूची। विधि लेखक सुझाव देते हैं कि एक लंबी कोर वैल्यूज सूची से 10 से 15 शब्द चुनें, जैसे कि प्रेम, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, सेवा, साहस, आदर्शवाद, अनुशासन, सत्य, आशावाद, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, परिवार, करुणा। फिर उनमें से टॉप 5 चुनें। यही आपके जीवन के आधार मूल्य होंगे। मूल्य स्पष्ट क्यों होने चाहिए? जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं, निर्णय लेना आसान होता है। उदाहरण: अगर आपका मूल्य परिवार है, तो एक हाई सैलरी वाली नौकरी जो परिवार से दूर ले जाए आपके लिए सही नहीं होगी। दबाव कम होता है। आप समाज या रिश्तेदारों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने सिद्धांतों से जीवन जीते हैं। संतोष मिलता है। मूल्य आधारित जीवन में संतुलन और उद्देश्य दोनों रहते हैं। आपके कार्यों में स्थिरता आती है। आप ट्रेंड या कंपैरिजन से नहीं, अपने अंदर से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जब मूल्य अस्पष्ट हों, अगर हमें अपने मूल्य नहीं पता हो, तो हम दूसरों के मूल्यों के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं। जैसे कि समाज कहे अच्छा करियर, डॉक्टर या इंजीनियर रिश्तेदार कहें खुश रहो, शादी कर लो, दोस्त कहें सफलता। अधिक पैसा। इस स्थिति में हम दूसरों के जीवन की नकल करते हैं और धीरे धीरे अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। लेखक कहते हैं, अगर तुम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे लिए तय कर देगा, और वह तुम्हारे भले के लिए नहीं होगा। मूल्य और संघर्ष। कभी कभी दो मूल्य आपस में टकराते हैं, जैसे परिवार बनाम स्वतंत्रता, ईमानदारी बनाम करियर की सफलता, आराम बनाम अनुशासन। इन परिस्थितियों में लेखक सलाह देते हैं कि आप मूल्यों को क्रमबद्ध, प्रायोरिटाइज करें। कौन सा मूल्य अधिक केंद्रीय है? कौन सा मूल्य दीर्घकालिक सुख देगा? आपके जीवन में कौन से मूल्य नेगोशिएबल हैं और कौन से नॉन नेगोशिएबल?
इस स्पष्टता से संघर्ष कम होते हैं। मूल्य को जीवन में शामिल करना, मूल्य केवल सोचने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने की भी आवश्यकता है। ए, दैनिक व्यवहार में मूल्य लाना। अगर सेवा आपका मूल्य है, तो सप्ताह में एक दिन स्वयं सेवा करें। अगर स्वास्थ्य आपका मूल्य है, तो खानपान और व्यायाम में अनुशासन लाए। अगर ईमानदारी है, तो अपने शब्द और कर्म में पारदर्शिता रखें। बी, मूल्य को निर्णयों में शामिल करना। हर बड़े निर्णय से पहले खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है? अगर हां, तो आगे बढ़ें। अगर नहीं, तो पुनर्विचार करें। मूल्य आधारित जीवन का प्रभाव। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीता है, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, अंदरूनी शांति रहती है, दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा बनता है, संकटों का सामना दृढ़ता से करता है, संतुलन और स्पष्टता बनी रहती है। लेखक का संदेश, तुम्हारा जीवन तभी अर्थपूर्ण होगा जब वह तुम्हारे स्वयं के मूल्यों के आधार पर खड़ा हो, वरना तुम किसी और की फिल्म के छोटे किरदार बन जाओगे। इस खंड से मुख्य सीखें। एक, मूल्य हमारे जीवन का नैतिक कंपास होते हैं। दो, लक्ष्य बदल सकते हैं, मूल्य जीवन भर साथ रहते हैं। तीन, मूल्य स्पष्ट हों तो निर्णय सहज हो जाते हैं। चार, दूसरों की अपेक्षाओं की बजाय अपने सिद्धांतों पर चलो। पांच, मूल्य को व्यवहार में उतारो, केवल विचार में नहीं। खंड तीन, प्राथमिकताएं तय करना। अगर सब कुछ महत्वपूर्ण है, तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। प्राथमिकता क्यों महत्वपूर्ण है? आज की दुनिया में हमारे पास संभावनाओं की भरमार है, लेकिन समय सीमित है। हम चाहें तो हर दिन 10 ईमेल पढ़ सकते हैं, 15 रील्स देख सकते हैं, 5 लोगों से मिल सकते हैं, 3 नए आइडिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब जरूरी है? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी बिंदु पर ध्यान दिलाती है कि हर चीज को करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही चीज चुनना जरूरी है। जब हम प्राथमिकता तय नहीं करते, तो ऊर्जा बिखर जाती है, समय व्यर्थ होता है, तनाव बढ़ता है और असल लक्ष्य छूट जाता है। इसलिए यह खंड इस प्रश्न का उत्तर खोजता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्राथमिकता बनाम व्यस्तता। लेखक कहते हैं, व्यस्त रहना प्राथमिकता तय करने का विकल्प नहीं है। व्यस्तता भ्रम है, प्राथमिकता दिशा है। बहुत से लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात को थककर भी संतोष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल उपलब्ध कार्यों को किया, जरूरी कार्यों को नहीं। प्राथमिकता का अर्थ है आप उन कार्यों को वरीयता दें जो आपके मूल्यों, लक्ष्यों और दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप हों। आइजनहावर मैट्रिक्स, एक व्यावहारिक उपकरण, पुस्तक में एक प्रसिद्ध उपकरण का वर्णन है। आइजनहावर मैट्रिक्स इसे 4 भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण, महत्वहीन तत्काल, अर्जेंट, आई करो अभी, डू नाउ। ताल, सौंप दो, डेलीगेट। नियत, नॉट अर्जेंट, डुआ, योजना बनाओ, प्लैनेट। चतुर्थांश, प्रोजेक्ट की डेडलाइन, स्वास्थ्य संकट, चतुर्थांश बाय। योग, लक्ष्य निर्धारण, रिश्ते सुधारना, चतुर्थांश। 3, अनावश्यक कॉल, मीटिंग, चतुर्थांश। 4, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टीवी पर घंटों बिताना। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अधिक समय चतुर्थांश 2 में बिताना चाहिए, जहां महत्वपूर्ण कार्य है जो तत्काल नहीं है, लेकिन हमारे भविष्य को संवारते हैं। ना कहने की कला। बहुत बार हम प्राथमिकता तय करने के बाद भी गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि हम ना नहीं कह पाते। दोस्त कहे, आज बाहर चलते हैं। सहकर्मी कहे, ये काम भी कर लो। रिश्तेदार कहे, तुमसे ये उम्मीद थी। और हम हर बार हां कह देते हैं, चाहे वो हमारी योजना और ऊर्जा के विपरीत हो। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान और स्पष्टता है। लेखक की सलाह, पहले सोचें, फिर उत्तर दें। अगर निर्णय मुश्किल लगे तो कहें, मैं इस पर सोचकर बताऊंगा। हर हां का अर्थ है किसी और चीज को ना कहना। प्राथमिकता तय करने के 5 व्यावहारिक कदम। लेखक 5 सरल चरणों में प्राथमिकताएं तय करने का तरीका बताते हैं। 1, अपना मूल्य और लक्ष्य याद करें। क्या यह कार्य मेरे मूल्यों और दीर्घकालिक उद्देश्य से जुड़ा है? दूसरा, काम की प्रकृति समझें। क्या यह कार्य तत्काल है या रणनीतिक? क्या इसे कोई और कर सकता है? 3, अपनी ऊर्जा और समय देखें। क्या मैं इस समय इसे गुणवत्ता के साथ कर सकता हूं?
चौथा, प्रभाव। विश्लेषण करें, इस कार्य का दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा? क्या यह मुझे आगे ले जाएगा या केवल व्यस्त रखेगा? पांचवा, अनावश्यक कार्य हटाए। जो चीजें परिणाम नहीं देती उन्हें नो लिस्ट में रखें। सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना। प्राथमिकता तय करने का मतलब यह भी है कि आप अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करें। लेखक कहते हैं, अगर आपने सीमाएं तय नहीं की तो लोग आपका समय अपने हिसाब से भर देंगे। सीमाएं कैसे बनाएं? काम के घंटे तय करें, परिवार और व्यक्तिगत समय सुरक्षित रखें। डिजिटल नोटिफिकेशन सीमित करें। ऑलवेज अवेलेबल की छवि से बाहर आएं। प्राथमिकता में लचीलापन क्यों जरूरी है? कभी कभी आप अच्छी योजना बनाते हैं, लेकिन अचानक जीवन बदल जाता है। कोई बीमार हो जाए, नया अवसर आ जाए, अंदर से प्रेरणा बदल जाए। इसलिए प्राथमिकता पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि जीवंत निर्णय प्रक्रिया है। हर सप्ताह समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर प्राथमिकताएं फिर से तय करें। लेखक का व्यक्तिगत उदाहरण। लेखक बताते हैं कि वे हर सुबह बैठकर 3 प्रश्न खुद से पूछते हैं। 1, आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा, क्या यह मेरे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? तीसरा, क्या मुझे इसे सबसे पहले करना चाहिए? इस आदत ने उनके दिन को स्पष्ट, शांत और उत्पादक बना दिया। तकनीक की भूमिका। प्राथमिकता तय करने में डिजिटल उपकरण सहायक हो सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट एप्स, टूडूइस्ट, नोशन, कैलेंडर ब्लॉक्स, गूगल कैलेंडर, टाइम ट्रैकिंग, रेस्क्यू टाइम। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि उपकरण तभी उपयोगी है जब हम सोचकर उनका उपयोग करें, न कि केवल सूचियां बनाने के लिए। इस खंड से मुख्य सीखें। 1, सब कुछ करना जरूरी नहीं, सही चीज करना जरूरी है। 2, आइजनहावर मैट्रिक्स प्राथमिकता तय करने में सहायक है। 3, ना कहना आत्मनिर्भरता का संकेत है। 4, सीमाएं बनाना समय और ऊर्जा की रक्षा है। 5, प्राथमिकताएं स्थिर नहीं, लचीली और जागरूक होनी चाहिए। खंड 4, विकर्षण से निपटना। विकर्षण तुम्हें उन चीजों से दूर करता है जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं। विकर्षण क्या है? विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है आपका ध्यान उस कार्य से हट जाना जो इस समय सबसे जरूरी है। यह 2 प्रकार के हो सकते हैं। बाहरी विकर्षण, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की बातों में उलझ जाना, कॉल्स। आंतरिक विकर्षण, चिंता, उलझन, नकारात्मक विचार, क्या मैं कर पाऊंगा जैसी शंका। लेखक कहते हैं, हर बार जब तुम किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो, तुम अपने गहरे काम से एक कदम और दूर चले जाते हो। विकर्षण का मनोविज्ञान। हमारा मस्तिष्क नवीनता, नोवेल्टी को पसंद करता है। हर नई सूचना, रंग, आवाज या टेक्स्ट हमें आकर्षित करता है। जब आप कोई गहरा कार्य करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, योजना बनाना, तब आपका मस्तिष्क ऊर्जा लगाता है। लेकिन तभी जब मोबाइल की घंटी बजती है या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, मस्तिष्क तुरंत ध्यान उधर घुमा देता है। यह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हर बार आपकी गहराई को तोड़ता है। लेखक इसे फोकस टैक्स कहते हैं। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं तो आपका मस्तिष्क थोड़ा और थकता है और उत्पादकता गिरती है। डिजिटल विकर्षण का प्रभाव। पुस्तक में दिए गए आंकड़े, शोध आधारित। एक औसत व्यक्ति दिन में 96 बार अपना फोन देखता है। एक बार ध्यान भंग होने के बाद दोबारा फोकस में आने में 23 मिनट तक लग सकते हैं। हम हर दिन करीब 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, अक्सर बिना किसी उद्देश्य के। लेखक कहते हैं, हम खुद को व्यस्त रखकर उस खालीपन से बचने की कोशिश करते हैं जिसे गहराई से देखने की हिम्मत नहीं होती। विकर्षण से कैसे निपटें? व्यावहारिक उपाय। ए, डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। 1, नोटिफिकेशन बंद करें, सिर्फ जरूरी ऐप्स के लिए अनुमति दें, जैसे बैंक, कॉल। 2, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें, विशेषकर काम के समय। 3, सोशल मीडिया समय सीमित करें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि पर टाइम लिमिट सेट करें, जैसे 30 मिनट दिन। 4, फोन को दूर रखें, जब गहरा कार्य करना हो फोन को दूसरे कमरे में रखें या फ्लाइट मोड पर डालें। बी, कार्यस्थल को ध्यान योग्य बनाएं। 1, मौन और सादगी, डेस्क पर कम चीजें रखें, आंखों को आराम मिले ऐसा वातावरण बनाएं। 2, एक समय में एक कार्य, मोनोटास्किंग, मल्टीटास्किंग उत्पादकता नहीं बढ़ाती, यह भ्रम है, एक समय में एक ही कार्य करें। 3, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं,
25 मिनट गहन कार्य, फिर 5 मिनट ब्रेक, 4 चक्रों के बाद बड़ा ब्रेक, 15 से 20 मिनट। सी, आंतरिक विकर्षणों से बचाव। 1, जर्नलिंग, सुबह या रात को अपने विचारों को लिखें, यह मानसिक बोझ को कम करता है। 2, ध्यान, मेडिटेशन, प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान से मानसिक शांति मिलती है, यह विचारों की हलचल को कम करता है। 3, विचार की स्वीकृति, हर विचार को गंभीरता से न लें, विचार केवल आने जाने वाली लहरें हैं, आप नहीं फ्रिक्शन बनाना। विकर्षण से बचाव का चतुर तरीका। लेखक कहते हैं, जिस चीज को करना आप टालना चाहते हैं उसमें फ्रिक्शन, घर्षण जोड़ दो। उदाहरण, सोशल मीडिया को फोन की चौथी स्क्रीन में रखें, ऐप खोलने पर पासवर्ड की बाधा डालें। हर बार इंस्टाग्राम चलाने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे जानबूझकर खोल रहा हूं या आदतवश। विकर्षण को मुश्किल बनाओ, फोकस को आसान। डोपामीन साइकिल को समझें, सोशल मीडिया, गेमिंग, रील्स, ये सब डोपामीन हिट देते हैं। डोपामीन वह रसायन है जो हमें तात्कालिक खुशी देता है, लेकिन इसका असर अस्थायी होता है, बार बार अधिक चाहिए होता है। इसलिए हम घंटे भर स्क्रॉल करते हैं और अंत में खुद को थका हुआ पाते हैं। लेखक का सुझाव, तात्कालिक संतुष्टि के बजाय स्थायी संतोष की खोज करें। गहराई से किया गया कार्य धीमा जरूर है, लेकिन ज्यादा पूर्णता देता है दिनचर्या बनाना। फोकस की रक्षा, अगर हर दिन आपको तय करना पड़े कि कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब ब्रेक लेना है, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, एक निर्धारित दिनचर्या विकर्षणों से लड़ने की सबसे शक्तिशाली ढाल है। आपका मस्तिष्क जानता है कि किस समय क्या करना है, तो फैसला लेने की ऊर्जा बचती है। सुझाव, सुबह सबसे रचनात्मक कार्य रखें, दोपहर में हल्के या प्रशासनिक कार्य करें, रात को डिजिटल डिटॉक्स का नियम बनाएं, जैसे 9 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। डीप वर्क की आदत बनाएं। यह खंड लेखक कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का भी हवाला देता है। गहरे कार्य का अर्थ है बिना किसी विकर्षण के एकाग्र और उच्च गुणवत्ता वाला कार्य। डीप वर्क की तैयारी, समय स्लॉट तय करें, जैसे सुबह 8 से 10 बजे। एक निश्चित स्थान, फोकस जोन चुनें, कोई रुकावट ना हो, नो फोन, नो ब्राउजर। टैब, एक लक्ष्य तय करें, जैसे 2000 शब्द लिखना। लेखक का व्यक्तिगत अभ्यास, लेखक हर रविवार को डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करते हैं, यानी कहां कहां समय बर्बाद हुआ, किस ऐप पर बिना सोचे खो गए, क्या सोचते समय खुद को रोका जा सकता था। फिर वो अगले सप्ताह के लिए रणनीति बनाते हैं। इस खंड से मुख्य सीखें। 1, विकर्षण ध्यान को खा जाते हैं, चेतन रहो। 2, डिजिटल उपकरणों को सीमित और नियंत्रित करो। तो मौन, दिनचर्या और एकाग्रता की आदत बनाओ। 4, आंतरिक विचारों को स्वीकार कर शांत रहना सीखो। 5, डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में स्थान दो। खंड 5, ऊर्जा प्रबंधन, समय से भी कीमती। समय सीमित है, लेकिन ऊर्जा नवीनीकृत की जा सकती है। ऊर्जा बनाम समय, हम में से अधिकतर लोग अपने समय का प्रबंधन करते हैं, कैलेंडर भरते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास 4 खाली घंटे हों पर ऊर्जा ही ना हो, तो क्या आप काम कर पाएंगे? लेखक कहते हैं, काम करने के लिए केवल समय नहीं, ऊर्जा चाहिए, और अक्सर हम इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। समय सभी के पास एक समान है, 24 घंटे, लेकिन ऊर्जा सबके पास अलग अलग होती है। कोई सुबह उत्साही होता है, कोई रात में ऊर्जावान, कोई हफ्ते में 3 दिन ही अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। इसलिए ऊर्जा को समझना और उसका प्रबंधन करना सफलता की चाबी है। ऊर्जा के 4 आयाम, लेखक ऊर्जा को 4 हिस्सों में बांटते हैं, चारों महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा का प्रकार, अर्थ, उदाहरण, सुधार के उपाय, शारीरिक शरीर की ताकत और स्वास्थ्य, थकान, आलस्य, सिर दर्द, नींद, खान पान, व्यायाम, मानसिक एकाग्रता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने में कठिनाई। गहरा कार्य, ब्रेक, भावनात्मक मूड, आत्मविश्वास, संबंध, चिड़चिड़ापन, चिंता, ध्यान, जर्नलिंग, रिश्तों की देखभाल, आध्यात्मिक उद्देश्य, अर्थ, प्रेरणा, ऊब, दिशाहीनता, ध्यान, सेवा, मूल्य आधारित जीवन। शारीरिक ऊर्जा की देखभाल, नींद, स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। कम नींद, कमजोर निर्णय। शक्ति प्लस कम फोकस, नींद सुधारने के उपाय।
सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। एक ही समय पर सोना जागना, कमरे में अंधेरा, ठंडक और शांति रखें। बी, आहार, न्यूट्रिशन, कैफीन, शुगर, प्रोसेस्ड फूड ऊर्जा चूस लेते हैं। फल, सब्जी, पानी, प्रोटीन ऊर्जा का मूल स्रोत है। लेखक सलाह देते हैं, अगर आप दोपहर में सुस्त हो जाते हैं तो अपने दोपहर के भोजन को देखें, शायद वहां गलती है। सी, व्यायाम, एक्सरसाइज। हर दिन 20 से 30 मिनट चलना, स्ट्रेचिंग या योग। ये केवल शरीर नहीं, मन को भी शक्ति देता है। मानसिक ऊर्जा का निर्माण, मानसिक ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता, प्लस रचनात्मकता, प्लस गहराई उपाय। एक, पहले कठिन काम करें। सुबह दिमाग सबसे तेज होता है। डीप वर्क का समय सुबह 8 से 11 बजे रखें। 2, ब्रेक लें। हर 50 मिनट पर 5 से 10 मिनट का माइक्रो ब्रेक। आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें, थोड़ी टहलें। 3, ओवरथिंकिंग से बचें, जर्नलिंग करें। हर विचार को गंभीरता से न लें। लेखक कहते हैं, जब हम सोचते रहते हैं पर निर्णय नहीं लेते, वही थकावट देता है। भावनात्मक ऊर्जा को संभालना, जब आप दुखी, नाराज या अकेले होते हैं, तब आपकी ऊर्जा वैसे ही गिर जाती है। ऊर्जा बढ़ाने के उपाय, रिश्तों का पोषण करें। हर दिन किसी एक करीबी से दिल से बात करें। आभार लिखें। दिन में 3 चीजें जिनके लिए आभारी हैं, लिखें। सकारात्मक इनपुट लें। प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट, शांत संगीत, सेवा करें। बिना अपेक्षा किसी की मदद करना भावनात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा, गहराई का स्रोत। यह वह ऊर्जा है जो हमें प्रेरणा, आशय और दिशा देती है। इसे कैसे मजबूत करें? 1, मूल्य स्पष्ट करें। आप क्यों जी रहे हैं? आपकी क्या भूमिका है समाज में? 2, ध्यान और प्रार्थना। हर दिन 10 मिनट मौन बैठें, यह आंतरिक स्पष्टता देता है। 3, विचारशील दिनचर्या बनाएं। सुबह की शुरुआत प्रेरणादायक बातों से करें। हर सप्ताह खुद से प्रश्न पूछें, क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं जो मेरे लिए सच में मायने रखती है? ऊर्जा के चक्र को समझें। लेखक बताते हैं कि ऊर्जा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि चक्रों में चलती है। कभी आप जोश में होते हैं, हाई एनर्जी, कभी आप शांत या थके होते हैं, लो एनर्जी। इस उतार चढ़ाव को समझें और उसके अनुसार कार्य करें। उदाहरण, हाई एनर्जी समय रचनात्मक रणनीतिक कार्य, लो एनर्जी समय ईमेल, एडमिन कार्य, आराम। इस चक्र का सम्मान करने से आप कम थकते हैं और ज्यादा उत्पादक होते हैं। ऊर्जा नष्ट करने वाली चीजें। 1, नकारात्मक लोग, आलोचक, शिकायतकर्ता, पीड़ित मानसिकता वाले सीमाएं बनाना सीखें। 2, निर्णय थकान, डिसीजन फैटिग। बार बार छोटे निर्णय लेने से मस्तिष्क थकता है। दिनचर्या, भोजन, कपड़ों में स्थिरता रखें। 3, गिल्ट और पछतावा बीते। कल की बातों से ऊर्जा मत खोइए। लेखक सलाह देते हैं, सीखो, माफ करो, आगे बढ़ो। लेखक की ऊर्जा, दिनचर्या सुबह 5 बजे उठते हैं, 20 मिनट ध्यान, 30 मिनट लिखना, गहरी ऊर्जा में। दोपहर 12 से 1 बजे ब्रेक, शाम 6 बजे के बाद स्क्रीन नहीं, रात 9 बजे सोने की तैयारी। उन्होंने खुद लिखा है, जब मैंने अपनी ऊर्जा की रक्षा करना शुरू किया, तभी मेरे समय ने फल देना शुरू किया। खंड 6, सार्थक लक्ष्य बनाना। दिशा नहीं तो गति व्यर्थ है। सपनों को जब उद्देश्य मिल जाता है, तब वे लक्ष्य बन जाते हैं। लक्ष्य क्यों जरूरी है? हर दिन काम करना अच्छी बात है, लेकिन बिना दिशा के मेहनत थकान बन जाती है। लक्ष्य वह कंपास है जो आपके समय, ऊर्जा और प्रयास को एक केंद्र पर केंद्रित करता है। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद के लिए लक्ष्य नहीं तय करेंगे, तो दुनिया आपको अपने लक्ष्य में खींच ले जाएगी। लक्ष्य निर्णय लेने को सरल बनाते हैं, प्रेरणा को बनाए रखते हैं, प्रगति का मार्ग दिखाते हैं। लक्ष्य का सार्थक होना क्यों जरूरी है? बहुत लोग लक्ष्य बनाते हैं, 10 किलो वजन कम करना है, 5 लाख कमाना है, नया घर लेना है। लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं। क्यों? लेखक पूछते हैं, क्या यह लक्ष्य भीतर से आया है या बाहर की प्रेरणा से? अगर लक्ष्य सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है, तो आप थक जाएंगे। अगर लक्ष्य आपके मूल्य, आपकी पहचान और आपके क्यों से जुड़ा है, तो आप टिके रहेंगे। लक्ष्य बनाते समय पूछें, क्यों? हर लक्ष्य के पीछे का कारण स्पष्ट करें। लक्ष्य क्यों? गहरा कारण, वजन घटाना ताकि मैं अपने बच्चों के साथ दौड़ सकूं, ज्यादा कमाई ताकि आर्थिक स्वतंत्रता मिले, किताब लिखना ताकि अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचा सकूं। जब क्यों स्पष्ट होता है, तो कैसे,
अपने आप आसान हो जाता है। स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं? लेखक स्मार्ट फ्रेमवर्क सुझाते हैं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो एस विशिष्ट हो, एम मापने योग्य हो, ए प्राप्त करने योग्य हो, आर रेलेवेंट प्रासंगिक हो, टी टाइम बाउंड समयबद्ध हो। उदाहरण, खराब लक्ष्य, मैं फिट होना चाहता हूं। बेहतर लक्ष्य, मैं 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं, हफ्ते में 4 दिन 45 मिनट चलकर और चीनी कम करके। प्रोसेस गोल्स वर्सेस आउटकम गोल्स। आउटकम गोल परिणाम आधारित, मैं 3 महीने में 5 लाख कमाऊंगा। प्रक्रिया आधारित, मैं हर दिन 2 घंटे क्लाइंट कॉल करूंगा और हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट प्रस्ताव भेजूंगा। लेखक कहते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। सार्थक लक्ष्य प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं, जिससे आप रोज एक कदम बढ़ते हैं। लक्ष्य को भूमिका से जोड़ें। आपकी जिंदगी में कई भूमिकाएं हैं। एक बेटा, बेटी, एक पेशेवर, व्यवसायी, एक दोस्त, एक स्वास्थ्य प्रेमी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति। हर भूमिका के लिए एक एक उद्देश्य तय करें। उदाहरण, भूमिका, लक्ष्य समय सीमा, स्वास्थ्य प्रेमी 5 किलो वजन कम करना, 3 महीने व्यवसायी, हर हफ्ते 2 नए क्लाइंट जोड़ना, 2 महीने। आध्यात्मिक व्यक्ति, हर दिन 15 मिनट ध्यान करना सतत। इस तरह आप एक संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य को दृश्य बनाओ, विजुअलाइज। लेखक कहते हैं, दिमाग को वह लक्ष्य याद रहता है जिसे वो देख सकता है। सुझाव, लक्ष्य को लिखकर दीवार पर लगाए, विजन बोर्ड बनाएं, चित्र, शब्द, प्रेरणा। हर सुबह उसे देखें और सोचें कि वह पूरा हो चुका है। विजुअलाइजेशन आपकी चेतना को जगाता है और मस्तिष्क को सक्रिय करता है। छोटे लक्ष्य, बड़ी जीत, बड़ा लक्ष्य डराता है। लेखक कहते हैं, अगर पहाड़ बहुत ऊंचा लगे तो उसे छोटे टुकड़ों में बांट दो। बड़ा लक्ष्य, किताब लिखना, उपलक्ष्य। विषय तय करना, हर दिन 300 शब्द लिखना, 1 महीने में 5 अध्याय। हर उपलक्ष्य प्रगति की भावना देता है और आपको प्रेरित बनाए रखता है। लक्ष्य पर टिके कैसे रहें? लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना कठिन। एक, अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर बनाओ, कोई दोस्त, मेंटर जो हर हफ्ते पूछे, तुमने क्या किया। दूसरी, समीक्षा करो। हर रविवार 15 मिनट निकालें और सोचें, मैं कितनी दूर पहुंचा, क्या अटकाव आया, अगले सप्ताह क्या करना है। तीसरा, लक्ष्य को सार्वजनिक करें। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें या दोस्तों को बताएं। जब दुनिया देखती है तो आप और गंभीर होते हैं। इस खंड से मुख्य सीखें। एक, लक्ष्य केवल बड़े दिखने वाले शब्द नहीं, गहराई से जुड़ा उद्देश्य होना चाहिए। 2, क्यों स्पष्ट करें, वही आपकी प्रेरणा बनता है। 3, स्मार्ट लक्ष्य स्पष्ट, मापनीय और समयबद्ध होते हैं। 4, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम स्वतः आएंगे। 5, विजन बोर्ड और दृश्यात्मकता आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं। 6, छोटे उपलक्ष्य बनाकर निरंतर प्रगति करें। 7, समीक्षा और जवाबदेही से लक्ष्य पर टिके रहें। खंड 7, सीमाएं बनाना और ना कहना। प्राथमिकताओं की रक्षा, हर हां के पीछे सैकड़ों ना छिपे होते हैं। क्यों जरूरी हैं सीमाएं? जब हम हर किसी को हां कहते रहते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे असली काम अधूरे रह जाते हैं और हम धीरे धीरे खुद से कटने लगते हैं। लेखक कहते हैं, आपका समय और ध्यान सीमित है। जो आप हर दिन स्वीकार करते हैं, वही तय करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। सीमाएं, आत्मसम्मान प्लस स्पष्टता प्लस जिम्मेदारी। सीमाएं तय करने का अर्थ, सीमाएं का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से दूरी बना रहे हैं, बल्कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं। उदाहरण, हर रविवार पारिवारिक समय, तो उस दिन कोई मीटिंग नहीं, रात 9 बजे के बाद कोई फोन कॉल नहीं, सुबह 6 से 8 बजे गहराई वाला काम, कोई सोशल मीडिया नहीं। सीमाएं तय न करने के दुष्परिणाम, मानसिक थकावट, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अधूरे काम, रिश्तों में तनाव, आत्मसम्मान की कमी। सीमाएं तय करना स्वस्थ जीवन का पहला कदम है। ना कहना क्यों कठिन है? हम ना क्यों नहीं कह पाते? सामने वाला बुरा मान जाएगा, हमें अच्छा दिखना है, पीपल प्लीजिंग, खुद पर भरोसा नहीं, सामाजिक दबाव। लेखक पूछते हैं, आप दूसरों को दुखी न करने के चक्कर में
कब तक खुद को जला देंगे? ना कहना। हां, कहना खुद से। हर बार जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं जो आपकी प्राथमिकता में नहीं था, तो आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं। हर ना दरअसल एक हां है, अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य के लिए। ना कहने के शिष्ट तरीके। ना कहने का मतलब रुखाई नहीं, बल्कि सम्मानजनक स्पष्टता है। 5 विनम्र लेकिन प्रभावशाली तरीके। 1, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। 2, इस समय मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, इसलिए माफ कीजिए। 3, मैं इस समय और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। 4, मैं आपसे ईमानदार रहना चाहूंगा, मैं इसे समय नहीं दे पाऊंगा। 5, शायद कोई और इसमें बेहतर मदद कर सकता है। अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सीमाएं बनाते समय स्पष्टता जरूरी है। सीमाएं तभी टिकती हैं जब आप पहले से स्पष्ट हों कि आपका समय और ऊर्जा किसके लिए है। उदाहरण, क्षेत्र सीमाएं। काम, ईमेल दिन में 2 बार, देर रात कॉल नहीं। परिवार, हर शाम 7 से 9 बजे सिर्फ परिवार। खुद का विकास, सुबह 6 से 7 बजे पढ़ाई या ध्यान। डिजिटल 1 घंटा सोशल मीडिया। रात्रि 9 बजे के बाद नो स्क्रीन लिखिए, तय कीजिए, साझा कीजिए। अगर सामने वाला नाखुश हो जाए तो? बहुत लोग यही डरते हैं, अगर मैंने मना किया तो वह बुरा मान जाएगा। लेखक का उत्तर, आप उनके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी भावनाओं के लिए नहीं। अगर आप सम्मानपूर्वक और ईमानदारी से सीमाएं तय करते हैं, तो लंबे समय में लोग आपका आदर करेंगे। सीमाएं, शश आत्म प्रेम। सीमाएं तय करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपने जीवन, स्वास्थ्य और समय को महत्व देते हैं। आप ना कहकर अपने सपनों को हां कह रहे हैं। आप दूसरों को सिखा रहे हैं कि आपसे कैसा व्यवहार किया जाए। आप अपना फोकस बचा रहे हैं। आत्म अनुशासन ही असली आजादी है। इस खंड की मुख्य बातें: एक, सीमाएं तय करना आपके जीवन की प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। 2, ना कहना कठिन हो सकता है, लेकिन अभ्यास से आसान होता है। 3, ना कहने का मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद से वफादार रहना है। 4, सीमाएं तय करने से मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और शांति मिलती है। 5, सीमाएं आत्मसम्मान, आत्मप्रेम और आत्म जागरूकता की निशानी है। लेखक की सलाह। लेखक हर रविवार शाम अपने अगले सप्ताह की सीमाएं फिर से देखते हैं। कौन से 3 काम सबसे जरूरी हैं? किस दिन फोन बंद रखेंगे? किससे मिलना जरूरी नहीं? क्या काटा जा सकता है? जब आप अपने ना का सम्मान करते हैं, तब दुनिया आपके हां की कद्र करना सीखती है। खंड 8, डिजिटल डिटॉक्स और ध्यान की शक्ति। शांति और एकाग्रता की ओर लौटना। जिस पर ध्यान नहीं होता, वहां जीवन नहीं होता। डिजिटल जीवन का संकट। आज का जीवन मोबाइल, लैपटॉप, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल और रील्स में उलझ गया है। हर 5 मिनट में ध्यान भंग होता है। औसतन एक व्यक्ति दिन में 100 बार फोन चेक करता है। एकाग्रता की अवधि घटकर 8 सेकंड रह गई है। लेखक कहते हैं, डिजिटल उपकरण हमारे सहायक थे, अब वे हमारे मालिक बन गए हैं। हम क्या खो रहे हैं? डिजिटल अधिकता से हम खोते हैं गहराई से सोचने की क्षमता, धीरे जीने की कला, आत्मनिरीक्षण और मौन का मूल्य, रिश्तों की गुणवत्ता, रचनात्मकता और एकाग्रता, और सबसे जरूरी चीज, वर्तमान क्षण। क्यों जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स? डिजिटल डिटॉक्स यानी समय समय पर डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक ताजगी को पुनः प्राप्त करना। यह कोई विलासिता नहीं, आज के युग की आवश्यकता है। डिजिटल डिटॉक्स के लाभ: 1, मन की शांति 2 ध्यान की गहराई में वृद्धि 3, संबंधों में सुधार 4, नींद की गुणवत्ता में सुधार 5, उत्पादकता और रचनात्मकता का उभार। लेखक कहते हैं, जैसे शरीर उपवास से स्वस्थ होता है, वैसे ही मन डिजिटल उपवास से स्वच्छ होता है। कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? व्यावहारिक कदम: एक समय तय करें, नो स्क्रीन टाइम। हर रात 9 बजे के बाद, हर रविवार दोपहर, हर सुबह 1 घंटा दो। फोन से अनावश्यक ऐप्स हटाएं। सोशल मीडिया, न्यूज, शॉपिंग ऐप्स का उपयोग ब्राउजर के जरिए सीमित करें। 3, नोटिफिकेशन बंद करें। दिन भर पिंग आपका ध्यान चुराते हैं, केवल जरूरी अलर्ट रखें। 4, फोन को दूसरे कमरे में रखें। रात को सोते समय, सुबह जागने के बाद पहला घंटा 5। डिजिटल डिटॉक्स डे मनाएं,
सप्ताह में एक दिन किताबें पढ़ें, चलें, परिवार से मिलें। डिजिटल न्यूनतमवाद, डिजिटल मिनिमलिज्म। यह विचार कहता है केवल उन्हीं डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करें जो आपके जीवन मूल्यों को समर्थन देते हों। लेखक का प्रयोग: फोन से सोशल मीडिया हटाया, ईमेल चेकिंग समय तय किया, सुबह 11 और शाम 4 बजे। हर महीने 3 दिन ऑफलाइन रिट्रीट। परिणाम: अधिक शांति, स्पष्ट सोच और समय की समृद्धि। ध्यान की शक्ति, पावर ऑफ मेडिटेशन। डिजिटल डिटॉक्स बाहर की सफाई है, ध्यान अंदर की। लेखक कहते हैं ध्यान वह जगह है जहां हम खुद से फिर से मिलते हैं। ध्यान के लाभ: एकाग्रता में वृद्धि, तनाव में कमी, आत्म जागरूकता में वृद्धि, भावनात्मक संतुलन। जीवन के प्रति गहराई। ध्यान कैसे करें? प्रारंभिक स्तर: 1. सुबह 10 मिनट मौन बैठना, आंखें बंद, सांस पर ध्यान, विचारों को जाने दें, पकड़ें नहीं दो। ध्यान एप्स: गाइडेड मेडिटेशन, काल्म इनसाइट। टाइमर: सदगुरु ऐप। 3. मंत्र ध्यान: ओम जाप, मन को केंद्रित करने के लिए ध्वनि का सहारा। 4. ध्यान के लिए विशेष स्थान बनाएं, शांत, साफ और प्रेरक जगह। डिजिटल और ध्यान का संतुलन। बात सिर्फ डिजिटल उपकरण छोड़ने की नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से उपयोग करना सीखने की है। फोन आपकी सेवा में हो, आप उसकी सेवा में नहीं। लेखक के सूत्र: आदत सुधार: सुबह उठते ही मोबाइल चेक, सुबह 15 मिनट ध्यान और डायरी लेखन। हर नोटिफिकेशन पर क्लिक, नोटिफिकेशन बंद। दिन में 2 बार चेक, काम के बीच में रील्स देखना। पोमोडोरो तकनीक: 25 मिनट काम, 5 मिनट विराम। इस खंड की मुख्य बातें: 1. डिजिटल उपकरण ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। 2. समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। 3. सीमित उपयोग, अधिक फोकस और गहरी सोच के लिए जरूरी है। 4. ध्यान मानसिक शांति और आत्म जागरूकता का आधार है। 5. दिनचर्या में छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर लाते हैं। लेखक का व्यक्तिगत अनुभव: लेखक बताते हैं जब मैंने हर सुबह 30 मिनट ध्यान और हर रविवार डिजिटल डिटॉक्स अपनाया तो जीवन में गहराई, रिश्तों में गर्माहट और काम में स्पष्टता आने लगी। खंड 9: रिश्तों में गुणवत्ता। सही लोगों के साथ सही ऊर्जा। रिश्तों में शांति और खुशी से अधिक कुछ नहीं हो सकता। रिश्तों का महत्व: हम सभी का जीवन रिश्तों से घिरा होता है। परिवार, दोस्त, साथी, सहकर्मी और समाज। लेकिन क्या हम सभी रिश्तों में उसी तरह की गुणवत्ता और सच्चाई ला पाते हैं जैसा हम चाहते हैं? लेखक कहते हैं रिश्ते केवल जिंदगी के हिस्से नहीं, बल्कि जीवन का सार है। एक अच्छा रिश्ता आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हम अक्सर अपने काम, सामाजिक दबाव और दिन प्रतिदिन की दौड़ में रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही वो क्षेत्र है जो हमारे जीवन को वास्तविक अर्थ देता है। गुणवत्ता का अर्थ: रिश्तों में गुणवत्ता का मतलब है सच्ची समझ और सहानुभूति, एक दूसरे का सम्मान और समर्थन, स्पष्ट और ईमानदार संवाद, आपसी विश्वास और सहमति। गुणवत्तापूर्ण रिश्ते हमें भीतर से पोषित करते हैं, जबकि निरंतर तनावपूर्ण रिश्ते हमें थका देते हैं। लेखक का कथन है यदि आप सही रिश्तों का चुनाव करेंगे तो बाकी सारी चीजें स्वतः आसान हो जाएंगी। सही लोगों का चयन कैसे करें? हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम किसे अपने जीवन में शामिल करते हैं और किसे बाहर रखते हैं। जो लोग हमारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, उनसे दूर रहना सीखें। जो लोग हमें समझते हैं, उन्हें पास रखें। जो लोग हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, उनका समर्थन करें। जो लोग हमारी क्षमताओं में विश्वास करते हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रिश्तों में सीमाएं सीमाएं केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी आवश्यक हैं। जब आप दूसरे लोगों से अपनी उम्मीदें और आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से साझा करते हैं, तो यह रिश्ते को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। सीमाएं सेट करने के लाभ: 1. सहयोग और समझ। आत्मसम्मान में वृद्धि। 3. स्पष्टता और ईमानदारी में सुधार। जीवन के सर्कल का सिद्धांत लेखक बताते हैं हमारे जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 1. प्राथमिक सर्कल, प्राइमरी सर्कल। ये हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं। परिवार, कुछ अच्छे दोस्त। उनके साथ समय बिताना हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। 2. द्वितीयक सर्कल, सेकेंडरी सर्कल। ये लोग हमारे सहकर्मी,
जान पहचान के लोग या औपचारिक रिश्ते होते हैं, उनसे रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। 3, पार्श्व सर्कल, पेरिफेरल सर्कल। ये हमारे पास के वे लोग होते हैं जिनसे हम कम संपर्क रखते हैं या जिनका असर हमारे जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ता। इनसे दूरी बनाए रखना हमारी मानसिक शांति के लिए आवश्यक हो सकता है। हमारा काम यह है कि हम प्राथमिक सर्कल में सही लोग रखें और द्वितीयक सर्कल और पार्श्व सर्कल में लोगों से सीमित संपर्क रखें। रिश्तों में नहीं कहने की कला, रिश्तों में भी सीमाएं तय करना उतना ही जरूरी है जितना व्यक्तिगत जीवन में। यह जरूरी नहीं कि हम सभी को खुश करें, बल्कि हमें यह समझना होगा कि जब कोई चीज हमें मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, तो हमें ना कहना सीखना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई दोस्त हमेशा आपके समय का हरण करता है और कभी आपकी मदद नहीं करता, तो उसे सीमित करना जरूरी है। यदि कोई साथी आपके व्यक्तिगत स्पेस का उल्लंघन करता है, तो उसकी बातों को आदरपूर्वक लेकिन दृढ़ता से रोकना जरूरी है। रिश्तों में संवाद की अहमियत, संचार से रिश्ता स्थिर रहता है। संचार से गलतफहमियां दूर होती हैं, संचार से विश्वास मजबूत होता है। लेखक का सुझाव, हर रिश्ते में संवाद सबसे अहम है। किसी भी समस्या को अगर शांतिपूर्वक और ईमानदारी से साझा किया जाए, तो वह रिश्ता मजबूत होता है। ईमानदार संवाद से रिश्ते में सच्चाई बनती है। बेमन से किए गए संवाद से दूरी और गलतफहमियां बढ़ती हैं। रिश्तों में विश्वास और समर्थन, विश्वास ही रिश्ते का आधार होता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं, विश्वास को धीरे धीरे बनाया जाता है और एक झूठ से वह हमेशा के लिए टूट सकता है। सपोर्ट सिस्टम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमें संकट में संभालता है, हमें प्रेरित करता है, हमें अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देता है। रिश्तों में ऊर्जा का आदान प्रदान, हर रिश्ते में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। कुछ लोग हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जबकि कुछ हमें मानसिक या भावनात्मक रूप से थका देते हैं। लेखक ने यह कहा, सही लोग वो होते हैं जो आपको शक्ति और उत्साह देते हैं, न कि वो जो आपको कमजोर या थका हुआ महसूस कराते हैं। यदि किसी रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो हमें उसे पुनः मूल्यांकित करना चाहिए। यही वह समय है जब सीमाएं और ना कहना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखक का दृष्टिकोण, लेखक कहते हैं, रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें हमारी सबसे अच्छी संभावनाओं तक पहुंचने के लिए समर्थन करते हैं। इस खंड से मुख्य बातें: 1, रिश्तों में गुणवत्ता तय करती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। 2, सही लोगों के साथ समय बिताना जीवन के उद्देश्य के लिए जरूरी है। 3, सीमाएं तय करें और रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें। 4, विश्वास और समर्थन ही रिश्तों की असली ताकत होते हैं। 5, रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान जरूरी है। 6, नहीं कहना आत्मसम्मान की निशानी है। लेखक का दृष्टिकोण, लेखक कहते हैं, रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें हमारी सबसे अच्छी संभावनाओं तक पहुंचने के लिए समर्थन करते हैं। खंड 10, अपनी दिशा खुद चुनना, जीवन का स्वामित्व। आपके जीवन की दिशा आप ही तय करते हैं, न कि आपके आसपास की परिस्थितियां। जीवन का स्वामित्व क्या है? जब हम जीवन के हर पहलू पर सक्रिय रूप से निर्णय लेते हैं, तो हम जीवन का स्वामित्व लेते हैं। यह सिर्फ किसी एक दिन का निर्णय नहीं है, बल्कि एक स्थायी मानसिकता है। स्वामित्व का मतलब है अपने फैसले लेना, अपने समय की कीमत समझना, अपने भविष्य के निर्माण में भागीदारी निभाना। स्वामित्व का असल मतलब है, जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी जिम्मेदारी है और आप उसे बदलने के लिए सक्षम हैं। लेखक कहते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। हम कब तक दूसरों को अपनी जिंदगी पर हावी होने देंगे? बहुत बार हम अपनी जिंदगी में दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के दबाव और परिस्थितियों के प्रभाव में जीते हैं। क्या हमें यह नौकरी करनी चाहिए? क्या हमें वह रिश्ते निभाने चाहिए? क्या हम इस समाज में अपनी जगह बना पाएंगे? इन सवालों का जवाब हम खुद देते हैं, पर अक्सर हम यह जवाब दूसरों से लेते हैं।
लेखक का मानना है, जब आप अपना जीवन दूसरों के हिसाब से जीते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। आपकी यात्रा, आपके फैसले और आपका मार्ग, यह सब आपके हैं, किसी और के नहीं। जब आप अपना स्वामित्व लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के कप्तान बन जाते हैं। एक स्वामित्व मानसिकता अपनाना। स्वामित्व मानसिकता अपनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होते हैं। एक, जिम्मेदारी स्वीकार करना, जो हो रहा है उसका मालिक मैं हूं। मेरी जो स्थिति है वह मेरी सोच, क्रियाएं और फैसलों का परिणाम है। दो, कभी भी खुद को शिकार की तरह न देखना। मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे साथ क्यों हुआ, इन सवालों से बचे। आगे बढ़ने के लिए यह मुझसे कैसे हुआ और मैं इससे क्या सीख सकता हूं। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना। अतीत में किए गए फैसलों को अपनाना बिना पछताए। लेखक कहते हैं, स्वामित्व लेने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमेशा सही हो, बल्कि यह है कि हम खुद को सुधारने और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी लेते हैं। जीवन के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करना। हम अक्सर बाहरी लक्ष्यों जैसे कि अच्छा करियर, धन या सामाजिक स्थिति के पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? लेखक के अनुसार जीवन का उद्देश्य हमें खुद से पूछने की जरूरत है। आपका उद्देश्य क्या है? सही उद्देश्य से जोड़ने का मतलब है स्पष्टता हासिल करना, प्रत्येक दिन के साथ एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ना, आत्मसम्मान और खुशी का अनुभव करना। कई लोग जीवन के उद्देश्य को खोजने में समय बर्बाद करते हैं, जबकि जीवन का उद्देश्य हर रोज की छोटी छोटी खुशियों और मूल्यपूर्ण क्षणों में छिपा होता है। अपनी दिशा तय करना, व्यक्तिगत योजना बनाना। स्वामित्व का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी लेना नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा तय करना है। आपके पास पूर्ण नियंत्रण है और यह नियंत्रण आपको दिशा निर्देश देने के लिए है। क्या आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कार्य कर रहे हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना आपकी आंतरिक प्राथमिकताओं पर आधारित होनी चाहिए, न कि बाहरी दबावों पर। 5 कदमों में जीवन की दिशा तय करें। 1, स्वयं से पूछें, क्या मुझे यह काम, यह रिश्ता, यह स्थिति पसंद है? 2, स्पष्टता प्राप्त करें, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। तीसरा, समय का मूल्य जानें, मेरा समय कहां जा रहा है। चौथा, साधन जुटाना, क्या मैं खुद को सशक्त बना रहा हूं। पांचवा, समझदारी से निर्णय लें, क्या यह निर्णय मेरी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के अनुकूल है। अपनी ऊर्जा और समय को प्राथमिकता देना स्वामित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाना। जब आप सही दिशा में जा रहे होते हैं तो आपको समय और ऊर्जा का आभास नहीं होता, लेकिन जब आप गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ लगते हैं। ऊर्जा प्रबंधन के 4 सिद्धांत। 1, वर्तमान में जीना, अपने विचारों और कार्यों को पूरी तरह से वर्तमान में केंद्रित रखें। 2, उत्तेजक विचारों से दूर रहना, नकारात्मक सोच और मानसिक विकर्षणों से खुद को बचाएं। चौथा, आवश्यक चीजों को प्राथमिकता देना, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें और बाकी कामों को बाद में। पांचवा, सकारात्मक परिवर्तनों के लिए स्वयं को प्रेरित करें। आपको लगता है कि आप आत्मसंदेह में हैं, तो अपने सपनों और लक्ष्यों की सूची बनाएं और हर दिन एक कदम बढ़ाएं। खुद को सशक्त बनाना, आपका जीवन, आपके निर्णय। जब आप खुद को सशक्त बनाते हैं तो आपके पास दृढ़ता, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति होती है। लेखक कहते हैं, सशक्त बनने का मतलब है अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी सीमाओं को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। स्वामित्व का मतलब यह है कि आप हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का प्रयोग करें और अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय करें। इस खंड की मुख्य बातें। 1, जीवन का स्वामित्व लेना, अपने फैसलों और कर्मों की जिम्मेदारी लेना है। 2, हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं, बाहरी दबावों से मुक्त होकर। तो स्पष्टता, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं की पहचान के साथ जीवन को सशक्त बनाएं। 4, अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाना आवश्यक है। 5, जीवन की दिशा तय करने के लिए एक योजना बनाना
और उसे पालन करना आवश्यक है। लेखक की सलाह। लेखक के अनुसार आपका जीवन केवल आपके पास है, इसलिए इसे पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखें। निष्कर्ष। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। पुस्तक का अंतिम संदेश यही है, आपका जीवन आपके हाथ में है और आपके जीवन की दिशा आपके निर्णयों पर निर्भर करती है। यदि आप अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह लगाते हैं तो आपका जीवन खुद को निरंतर आगे बढ़ाने का एक यात्रा बन सकता है।